लास्ट क्लास में बेटा हमने रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कवर किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का रहेगा कि हमारे जो ह्यूमन है बेटा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ओके निखिल, हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा वो किस तरीके से काम करता है, आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं बेटा डायग्राम कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किस तरीके का होता है, तो आपको पेज नंबर 104 पे यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें हमें पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिखा रखा है और यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। देखते हैं बेटा यहाँ पे किस तरीके से हम वो करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। तो एक बार डायग्राम को पहले समझ लेते हैं अच्छे से और फिर हम इनकी लैंग्वेज को भी रीड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम सांस लेते हैं बेटा तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं नॉस्ट्रिल की। जो हमारी नोज के जो होल्स होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल। ठीक है, जिसको हम नेजल पैसेज भी बोलते हैं। यानी कि जब आप सांस लेते हो तो जो आपकी नोस्ट्रिल होती है वहां से एयर अंदर जाती है और अंदर जाके ये नेजल पैसेज जो होता है जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं, आप ये रहा, ये नेजल पैसेज से पास होती है, फिर पास होकर हमारे गले में जाती है। गले के लिए यहाँ पे दो टर्म्स का यूज हो रहा है, एक फेरिक्स एक लेरिक्स। ये हमारा गला है बेटा, ये हमारा थ्रॉट है, थ्रॉट गला होता है ना हमारा थ्रॉट, तो ये वो है। तो ये यहां पे जाती है, मतलब कि आप समझो कि जैसे आपने सांस ली तो जब आप सांस लोगे तो जो नोज है आपका वहां से जो आपकी ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी, अंदर जाएगी इस रास्ते से होते हुए, देखो ये रहा रास्ता, ये रास्ते से होते हुए आपके गले में जाएगी। गला जो होता है ना हमारा थ्रॉट गला बोलते हैं, वहां पे दो चीजें, एक लिरिक्स एक फेरिक्स और एक लिरिक्स। डिटेल में हमें नहीं पढ़ना कि ये क्या चीजें हैं क्योंकि ये तो आपने 9th स्टैंडर्ड में साउंड वाले चैप्टर में पढ़नी थी, बट वो आपका चैप्टर ही डिलीट हो गया था लास्ट ईयर। तो अभी हमें इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जाना, बस आपको इतना याद रखना है कि आपके थ्रॉट से पास होगी और उसके बाद जाएगी ये ट्रैशिया में। ठीक है, इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, कुछ टीचर इसको ट्रैकिया बोलेगी, कुछ ट्रैशिया बोलेगी। वो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना बेटा कि कौन सी आपकी टीचर बोल रही है। तो ये ट्रैशिया में जाएगी। ठीक है, ट्रैशिया में जाने के बाद यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होगा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होगा अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखो ये रहा, ये रिंग्स बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से पास होते हुए फाइनली ये आपके लंग्स में एंटर कर जाएगी। फाइनली ये जो ऑक्सीजन होगी ये आपके लंग्स में एंटर कर जाएगी। अब लंग्स में जब ये एंटर करेगी तो जो सबसे मेन पार्ट होगा, जो सबसे प्राइमरी पार्ट होगा वो है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब कि आप ये समझो कि मान लो ये आपके गले से आ रही है और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, यहां से पास होते हुए जैसे ही आपके लंग्स में एंटर करेगी तो जो सबसे पहली चीज होगी ना वो होगी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यानी कि ये सबसे पहले कहां एंटर करेगी, ब्रोंकाई में एंटर करेगी। फिर ये ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रांचेस में स्प्लिट हो रखी है। देखो अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो आपको नजर आएगा बेटा, ये देखो ये आपकी ब्रोंकाई है, ये देखो ये लाइन आ रही है, ये आपकी ब्रोंकाई है। अब देखो ये आगे ब्रांचेस में स्प्लिट हो गई है, जैसे ब्रांच होती है ना पेड़ की टहनियां होती है वैसे, देखो ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इसमें स्प्लिट हो गई है ये, तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलिस। ठीक है, मतलब कि इसका ब्रांचेस बोल सकते हैं, ब्रोंकाई की क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस। फिर यहां पे ऑक्सीजन जाता है, मतलब इसके अंदर जाता है, पहले ये लंग्स के अंदर ब्रोंकाई में जाता है और ब्रोंकाई से फिर ये ब्रोंक्यूलस में जाता है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है, उसके बाद अगर आप और ध्यान से देखोगे तो जो ब्रोंक्यूलस है इसका जो एंड पार्ट है ना उसमें से बैलून जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखो ऐसा, ये देखो हर में यहां पे छोटे छोटे बैलून सा नजर आ रहा है, ये इसका सबसे एंड पार्ट होता है, हमारे लंग्स का सबसे एंड पार्ट जो होता है ना, मतलब कि इसके बाद फिर और कुछ नहीं है, तो ये लास्ट पार्ट होता है और इसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, इसके बाद फिर लंग्स में और कुछ नहीं है, यानी कि इस आखिरी पार्ट तक जो है ना क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। देखो ये रहा, इसका जूम इन इन्होंने करा हुआ है, तो देखो ये आपकी क्या होगी, ब्रोंक्यूलिस होगी और इसका जो फाइनल पार्ट हो गया ये आपका, देखो बैलून जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपकी क्या है, एल्वियोली। देखो एल्वियोली लिखा हुआ है। अब क्या होता है, यहां पे लंग्स में हवा चली गई, ऑक्सीजन चली गई। अब क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन जब लंग्स में चली गई तो मेरी तो पूरी बॉडी को बेटा ऑक्सीजन चाहिए, आपको पता है बेटा हमारी तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और अभी तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ लंग्स में गया है। फिर क्या होता है, इसके बाद ये जो एल्वियोली होती है ना बेटा, ये एल्वियोली कनेक्ट होती है ब्लड वेसल के साथ। ये एल्वियोली कनेक्ट होती है बेटा, इसने मतलब कांटेक्ट करती है ये किसके साथ, ब्लड वेसल के साथ। ब्लड वेसल क्या होता है बेटा, नसें, जो हमारी नस होती है ना, नस जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, उसको
हम ब्लड वेसल बोलते हैं। तो ये जो एल्वियोली होती है ये ब्लड वेसल के साथ कांटेक्ट में होती है बेटा, ये ब्लड वेसल के साथ अटैच्ड होती है। अब क्या होता है, ये क्या करती है एल्वियोली, इस ब्लड वेसल में जो ब्लड होता है उसको दे देती है ऑक्सीजन। मतलब कि आप ऐसे समझो कि मान लो ये एल्वियोली है और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो ये एल्वियोली इसको दे देगी ऑक्सीजन, इस ब्लड को दे देगी ऑक्सीजन, और इससे ले क्या लेगी, इससे ले लेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दे क्या देगी उसको, ऑक्सीजन, और ले क्या लेगी उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे करके ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सर्कुलेट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ये इस एल्वियोली को वापस दे देगी, तो फिर ये जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था ना, जिस रास्ते से बेटा ऑक्सीजन आया था, सेम इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सेम इसी रास्ते से बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे सुदिति का एक डाउट है बेटा, सुदिति यहाँ पे पूछ रही है कि सर ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि हमें हमेशा नोज से जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करना चाहिए, माउथ से नहीं करना चाहिए। तो सुदिति बेटा इसका आंसर ये है कि जो हमारी नोज होती है ना, इसमें बेटा हमारे पास ना हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं नोज के अंदर। तो अब ये हेयर क्या करते हैं, जब भी हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना बेटा, तो जो हेयर्स है ना, वो जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं या जो भी डस्ट पार्टिकल्स है ना, उनको आगे नहीं जाना देता, और वो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज से होते हुए हमारे लंग्स में नहीं जाते। अगर हम नोज से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं बेटा या ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी नोज में हेयर होते हैं, और वो हेयर जो है डस्ट पार्टिकल को आगे नहीं जाने देते। या हमारी नोज के अंदर बेटा म्यूकस होता है, तो वो म्यूकस क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उसको चिपका लेता है अपने अंदर, और फिर क्या करते हैं, प्योर करके एयर को अंदर जाने देते हैं। ठीक है, लेकिन माउथ के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप माउथ से करोगे बेटा, तो माउथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डस्ट पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल को जो ना ब्रेक कर लगा दे या रोक दे। तो उस केस के अंदर अगर आप मुंह से बेटा सांस लोगे, तो जो भी डस्ट पार्टिकल है या जो भी इंप्योरिटीज है या जो भी अनवांटेड चीज है, वो सब क्या हो जाएंगी बेटा, वो सब आपकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी, और अगर ऐसा होएगा तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। तो सो बेटा यही रीजन है कि हमें रिकमेंड किया जाता है कि हमें कभी भी एक सेकंड बेटा निखिल, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है बेटा कि हमें माउथ से नहीं, हमें नोज से जो है ब्रीदिंग करनी चाहिए। यस निखिल बोलो। नहीं बेटा, वो फूड पाइप को बोलते हैं। हाँ मतलब हाँ, आप इसको बोल सकते हो कि काइंड ऑफ ये भी तो वही है, आपका पाइप ही है। ठीक है, एक्चुअली ना यहाँ पे क्या होता है, आपके गले में जाके जो पाइप है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं बेटा। एक तो फूड पाइप की तरह होता है जो आपके स्टमक में लेके जाएगा, और एक आपका जो है ना गैसेस वगैरह एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि आपके लंग्स वंग्स में जाएगी, वो अलग चीज होती है। ठीक है, सो अब बेटा इनकी लैंग्वेज को रीड करते हैं हम। ठीक है, एक बार इनकी लैंग्वेज को रीड करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो हम जो लोग हैं जो लैंड पे रहते हैं बेटा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। यस, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं बेटा, दिस ऑक्सीजन इज एब्जर्व बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। अब ये जो ऑक्सीजन होता है बेटा, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एब्जर्व करते हैं। जैसे हम नोज से लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपको पता है ना मॉइस्ट स्किन से भी लेते हैं। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपनी मॉइस्ट स्किन से भी लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। कह रहे जितने भी जो भी ये ऑर्गन्स होते हैं ना, जो ऑक्सीजन को ब्रीद इन वगैरह मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना होता है कि वो अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर पाते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जो लंग्स है, आपको पता है हमारा लंग्स जो है ना अपना साइज बढ़ा सकता है, क्योंकि वो इसलिए बढ़ा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना उसके अंदर आ सके। देन आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सर्फेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सर्फेस इट इज यूजुअली प्लेस विद इन द बॉडी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे बेटा ये जो ऑर्गन है बेटा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है, और ये इसका जो सर्फेस होता है ना काफी फाइन और डेलिकेट होता है। तो इसलिए हमें इस ऑर्गन को या इस सरफेस को जहां पे भी ये सब चीजें हो रही हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए जनरली ये जो ऑर्गन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही हमें मिलता है। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं बेटा, हम किसी और ऑर्गेनिज्म की नहीं कर रहे, हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन में आपको पता है लंग्स होते हैं, तो अब लंग्स जो होते हैं वो काफी फाइन और डेलिकेट होते हैं, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और यही रीजन है कि वो हमें कहां मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं।
ना कि बॉडी के बाहर। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। अब अगर ये बॉडी के अंदर मिलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होना चाहिए ना जहां तक जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच सके। तो यस, एक पैसेज होता है बेटा जिसके थ्रू एयर जो है वो लंग्स तक पहुंचती है। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो अब यहाँ पे एक पैसेज होना चाहिए बेटा जो इस एयर को इस लंग्स तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो कह रहे हैं अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म का मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा मशीन है जो ऑक्सीजन को इन या आउट करेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आउट या ऑक्सीजन को इन करने में हमें मदद करेगी। तो एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक रास्ता है जो हमें करेगा। वो रास्ता क्या है अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका हूं। स्टिल हम आगे बढ़ते हैं और इनके वर्ड्स को, इनकी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। कह रहा है हम ह्यूमन बींग्स में एयर कैसे हम लेते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू। मैंने आपको बता दिया बेटा नॉस्ट्रिल क्या होता है, आपकी जो नोज के जो होल्स होते हैं उसी को हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो वहां से आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो। द एयर पैसेजिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। यहाँ पे सुदीति का आंसर आ गया, मिल गया। यहाँ पे कह रहा है कि एयर जो है बेटा वो नॉस्ट्रिल से जब पास होती है तो हमारी जो नोज है बेटा उसमें फाइन हेयर्स होते हैं। वो हेयर जो है उस ऑक्सीजन को फिल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी डस्ट हो गया या जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हो गया वो हेयर जो है रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा, जिससे जो भी हमारे जो अनवांटेड पार्टिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर या लंग्स में एंटर ना कर जाए। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। अब इसके अंदर म्यूकस भी होता है बेटा और ये भी हेल्प करता है सेम यही काम में, जैसे हेयर कर रहा है वैसे म्यूकस भी हेल्प करता है इन्हीं सब चीजों में। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड टू द लंग्स। और फिर यहां से क्या होगा बेटा, एयर जाएगी थ्रोट में। थ्रोट में क्या था, लिरिक्स और फेरिक्स वाला, वहां पे जाएगी और वहां से फिर फाइनली ये लंग्स में एंटर कर जाएगी। मैंने आपको बताया था लंग्स में सबसे पहले कहां एंटर करती है, ब्रोंकाई के अंदर एंटर करती है। अभी नेक्स्ट पेज पे इसको रीड करेंगे। फिर कह रहे हैं रिंग्स ऑफ कार्टेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में हमें क्या मिलता है, थ्रोट में हमें रिंग्स ऑफ कार्टेज मिलता है। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टेज का क्या काम है वो यहां पे आ रहा है। दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। क्या मतलब है बेटा ये रिंग्स ऑफ कार्टेज का, और क्या बोल रहे हैं कि ये एयर पैसेज को कोलैप्स होने से बचाती है। तो ध्यान से देखो बेटा, देखो अगर एक सीधा पाइप होगा और इस तरीके से रिंग्स होंगी तो यहां पे क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। देखो अगर ये स्मूथ सरफेस होता है ऐसे, तो किसी भी रीजन की वजह से अगर मान लो लेफ्ट से इसके ऊपर प्रेशर आता या राइट से इसके ऊपर प्रेशर आता तो शायद ये ब्रेक हो जाता, शायद ये जो पैसेज है ना ये टूट जाता, और टूटने की वजह से फिर हम मर सकते थे, क्योंकि फिर ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं कर पाएगी, फ्लो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अब ये नेचर ने या भगवान ने, कैसा भी कह लो आप, तो उसने हमारे गले के अंदर ना इस तरीके से रिंग्स बना दिए। अब ये रिंग्स जो होते हैं ना, अगर कहीं से भी प्रेशर आएगा ना तो ये ब्रेक नहीं होंगे, और अगर ये ब्रेक नहीं होंगे तो फिर हमारा जो एयर पैसेज है वो कभी भी कोलैप्स नहीं होगा और हम इजीली जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे। तो अब पेपर में अगर 1 मार्क का आता है कि क्यों रिंग्स ऑफ कार्टेज की जरूरत है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा कि ये इंश्योर करता है कि एयर पैसेज जो है कभी भी कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहां पे आगे। Then बोल रहे हैं बेटा विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोली। तो कह रहे हैं ये लंग्स के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो जो पाइप होता है, जो पैसेज होता है, वो स्मॉलर और स्मॉलर पार्ट में ब्रेक होता रहता है, स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब में ब्रेक होता रहता है। और फाइनली जो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा जो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद और ब्रेक नहीं होगा, तो वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, या सिंगुलर में इसको एल्वियोलस भी बोलते हैं। मतलब अगर सिंगुलर सेंस में बोल रहे हो तो एल्वियोलस है, और क्योंकि एक तो होते नहीं है, बड़े सारे होते हैं, तो इसलिए हम इसको एल्वियोली बोलते हैं जनरली। द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो मैंने आपको बोला बेटा ये एल्वियोली ही जगह है जहां पे बेटा एक्चुअल में गैसेस जो है एक्सचेंज होती है। क्यों यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, क्योंकि ये कनेक्ट होता है किसके साथ, ब्लड वेसल के साथ। अगली लाइन हमें यही पढ़नी है, ये कनेक्ट होता है बेटा ब्लड वेसल के साथ। ब्लड वेसल क्या करता है, इससे ऑक्सीजन ले लेता है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो देखो क्या लिखा है, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो एल्वियोली की वॉल्स है ना बेटा, जो बाउंड्री है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। उसमें ब्लड वेसल होती है बेटा, ब्लड वेसल यानी कि नसें जिसमें खून होता है, जिसमें ब्लड होता है।
As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity become large as a result. अब ये तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है बेटा। कह रहे हैं कि जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है, मतलब वो बड़ी हो जाती है, और जो हमारे रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैट हो जाता है। क्या मतलब है, इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये हमारा डायफ्राग्राम है, ये जो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है ना, ये रहा, ये इसकी शेप देखो, एक कर्व की शेप है। तो कह रहे हैं जब भी हम सांस लेते हैं ना तो ये जो डायफ्राग्राम, ये जो कर्व की शेप है ना, ये फ्लैट हो जाता है, ऐसे ये सीधा सीधा हो जाता है, फ्लैट। इसी तरीके से जो हमारी रिब्स है बेटा, ये जो हमारी रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की तरफ। और जब हम सांस लेते हैं तो आपने ऑब्जर्व करोगे बेटा, जो हमारी चेस्ट होती है ना वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं ना बेटा, लंग्स जो है अपने आप को एक्सपैंड करते हैं जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। लंग्स एक्सपैंड क्यों करते हैं बेटा, लंग्स एक्सपैंड इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ना अंदर आ सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके। इसलिए हमारे लंग्स जो है एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। और जब वो बढ़ाते हैं तो जो डायफ्राग्राम ये कर्व वाली शेप का था ना, दोबारा दिखाता हूं, ये देखो, ये रहा ब्राउन कलर का, ये जो ब्राउन कलर का डायफ्राग्राम है, जो इसका बेस है बेसिकली कह सकते हो, तो वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट मतलब कि इस तरीके से सीधा हो जाता है। सो ये चीज आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, आई थिंक सो। फिर आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहा है बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्ड द एक्सपैंडेड एल्वियोली। कह रहा है ऐसा इसलिए होता है बेटा ताकि एयर जो है ना वो लंग्स के अंदर जा सके, लंग्स उसको सक कर सके, अंदर लेके आ सके। और जो एल्वियोली है ना उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सपैंडेड पार्ट मतलब जो मतलब बड़ा हुआ पार्ट है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो सके, भर सके। अब क्या होता है, अब उसके बाद क्या होगा, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलरी ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल इन द बॉडी। अब देखो यहाँ पे वही वाली बात होगी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कह रहा है कि अभी जो ब्लड है ना, यानी कि जो ब्लड वेसल है वो अपने साथ क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। कहां से लेके आता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी से, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसको दे देता है, वो रिलीज कर देता है एल्वियोली को। मतलब ध्यान से देखो, ये ब्लड वेसल है और ये एल्वियोली है। तो अब ब्लड वेसल क्या कर रहा है, ब्लड वेसल अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। कहां से लेके आ रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेके आ रहा है। और ये किसको दे देता है, ये एल्वियोली को देता है। एल्वियोली को कहता है कि भैया तू कार्बन डाइऑक्साइड रख ले, और क्या करेगा, और एल्वियोली से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। और फिर उस ऑक्सीजन का करेगा क्या, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देगा। तो ये इसका काम होता है। अब ये जो ब्लड वेसल एल्वियोली के साथ कनेक्ट होती है ना, ये जो ब्लड वेसल बेटा, ये जो नसें हैं ये एल्वियोली के साथ कनेक्ट होती है ना, उस इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसका नाम है बेटा एल्वियोलर ब्लड वेसल। एल्वियोलर ब्लड वेसल, इसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है ब्लड वेसल का, क्योंकि ये एल्वियोली से कनेक्टेड होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्वियोलर ब्लड वेसल। मतलब कि ऐसी नसें जो किससे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल एल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड देगा और एल्वियोली से ऑक्सीजन लेके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देगा। एल्वियोली इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगी, बाहर निकाल देगी हमारी बॉडी से। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को मिला होता है, यही तो बॉडी से बाहर जाता है। Then during the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसा हम कुछ करते हैं ना, जब भी हम ब्रीदिंग वगैरह करते हैं, तो मान लो मैंने ऑक्सीजन इनटेक किया, मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, तो क्या जब ऐसा मैं कर रहा हूंगा तो मेरा लंग्स एकदम खाली हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने ब्रीद आउट किया, तो क्या मेरे लंग्स में बिल्कुल भी एयर नहीं बचेगी? तो आंसर है नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमारी जो लंग्स है ना, हमेशा कुछ अमाउंट, मतलब कुछ सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना अपने अंदर हमेशा बचा के रखती है। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में बेटा हमेशा बचा होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो ब्रीदिंग साइकिल है, जो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो इजीली हो सके और हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो। तभी आप खुद देखो बेटा, आप कुछ देर के लिए जो है ना अपनी ऑक्सीजन को आप अपने ब्रीदिंग को ना होल्ड करो,
कुछ 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, तो आप देखोगे आप इंस्टेंटली नहीं मरोगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इंस्टेंटली नहीं मरेंगे, हम 10-20 मिनट रुक जाएंगे, 10-20 मिनट तक सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा क्यों? मतलब मिनट, सॉरी गलत बोल रहा हूं, सेकंड्स तक, मिनट्स मैंने गलत बोल दिया, सेकंड्स तक, 10-15 सेकंड्स, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना हमारे लंग्स में हमेशा पड़ा होता है, और यही रीजन है कि कुछ सेकंड्स जो है हम सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हमें सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो जो इंडिविजुअल होगा वो फाइनली मर जाएगा अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो। देन बेटा बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डेफिसिट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनिमल का साइज बहुत बड़ा होता है ना, जिन एनिमल का साइज बहुत बड़ा होता है ना, उसमें ऑक्सीजन जो डिलीवर होता है ना, जैसे अभी हमने देखा था कि एल्वियोली से क्या हुआ था बेटा, एल्वियोली से ऑक्सीजन गया था ब्लड वेसल के पास, और फिर ब्लड वेसल ने इसको क्या करा बेटा, बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में पहुंचाया ऑक्सीजन को। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब एनिमल का साइज बहुत बड़ा होता है ना, तो सिर्फ अकेले ब्लड वेसल यहाँ पे इस ऑक्सीजन को अदर पार्ट्स में डिलीवर नहीं कर सकता, हमें कुछ और भी प्रेशर चाहिए, हमें कुछ और भी ऐसा चीज चाहिए बेटा जो इसको डिलीवर करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जो एल्वियोली है, एल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल को देती है, और फिर ब्लड वेसल इसको बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। लेकिन जब एनिमल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, जैसे एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, ऐसे जब बड़े बड़े साइज के एनिमल्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग अस, मतलब हमारी बॉडी भी काफी बड़ी है, छोटी नहीं है, तो उस केस में जो ब्लड वेसल है ना, वो अकेला ये काम नहीं कर पाता, तो फिर हमें कुछ और ऐसी चीज भी चाहिए साथ में जो हमें इस ऑक्सीजन को बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने में मदद करे। वो कौन सी चीज है, हम ह्यूमंस में देखते हैं। कह रहा है इन ह्यूमंस, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। वो कह रहा है कि हम ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो जरूरत है हमें, जो ऑक्सीजन को डिलीवर कराएगा, वो है हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन मिलेगा कहां पे आपको, ब्लड में, ब्लड में वहां मिलेगा आपको। ये ब्लड में कहां मिलेगा आपको पता है बेटा, ब्लड में मेजर 3 चीजें होती हैं, एक रेड ब्लड सेल होता है, एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, और एक प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल होता है ना, यहां मिलेगा आपको हेमोग्लोबिन, यहां मिलेगा आपको ये हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन को ना ऑक्सीजन से बड़ा प्यार होता है। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव होना, किसी से लगाव होना, किसी से अट्रैक्ट होना। तो यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन से काफी अटैच्ड रहता है। यही रीजन है कि जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में पहुंचाने में मदद करते हैं। मिलेगा कहां पे ये आपको, मतलब हम ह्यूमंस में, तो कह रहे हैं दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस, जिसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। अगेन आपको याद रखना है 1 मार्क में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। वो कह रहे हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो इजिली लिक्विड पार्ट में ना, लिक्विड पार्ट में डिसॉल्व हो जाता है। कोई भी लिक्विड पार्ट होगा ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि पानी हो गया, पानी के अंदर बड़ा इजीली डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो किसके साथ फ्लो करता है, वो तो जनरली ब्लड के साथ ही फ्लो कर लेते हैं। मतलब उसको ब्लड के अंदर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, वो इजीली ब्लड के साथ ही क्या कर लेता है, फ्लो कर लेता है। क्यों फ्लो कर लेता है? क्योंकि वो इजीली लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है। यस बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का हमें इसमें 2 सिचुएशंस पढ़नी है, 2 चीजें पढ़नी है बेटा। एक हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, और एक हमें पढ़ना है बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम ह्यूमन बींग्स में बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल प्ले करता है और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल प्ले करता है, तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स का बेटा पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने में जो हेल्प करता है बेटा, वो है ब्लड।
हमें मेजरली यहाँ पे ब्लड के बारे में, और ब्लड कैसे करता है आपको पता है बेटा, ब्लड जो सर्कुलेट करता है ना वो हार्ट की वजह से करता है। जो हमारा दिल होता है ना, जो हमारा हार्ट होता है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब कि इधर से उधर घूमता है, इधर से उधर फ्लो करता है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में जो ह्यूमन बींग्स वाला है उसमें हमें बेसिकली हार्ट और हमें ब्लड के बारे में यहाँ पे बात करनी है कि कैसे हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट कराता है, और किस तरीके से ब्लड जो है किन किन जगहों से होता हुआ सर्कुलेट होता हुआ जो है सर्कुलेट होता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहले हमें पढ़ना है इन ह्यूमन बींग्स, तो इसमें कवर करते हैं। देखो क्या कह रहा है, वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। कह रहा है हम प्रीवियस क्लासेस में बेटा पढ़ के आ चुके हैं, या प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो ब्लड है ना वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अलग अलग चीजों को जो है ना ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। फिर कह रहे हैं 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कह रहे हैं 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो कि जो ब्लड होता है ना वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, यानी कि इसका जो टिश्यू होता है ये फ्लूइड फॉर्म का टिश्यू होता है, यानी कि लिक्विडी फॉर्म का होता है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, blood contains of a fluid medium called plasma in which the cell are suspended। तो कह रहा है ब्लड के अंदर जो है, ब्लड जो है एक फ्लूइड मीडियम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्लाज्मा बोल रहे हैं। यानी कि जो ब्लड है ना वो क्या करता है, वो अपने अंदर एक फ्लूइड मीडियम कंटेन करता है, एक फ्लूइड चीज कंटेन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा के अंदर ही सेल सस्पेंडेड होते हैं। आपको पता है ना ब्लड के अंदर भी सेल होते हैं, आपको शायद नॉलेज होगा बेटा कि ब्लड के अंदर भी सेल होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब सेल्स हैं। तो ये ब्लड में कहां मिलेंगे बेटा, ये ब्लड में मिलेंगे प्लाज्मा के अंदर। आजकल बेटा आप कोरोना वायरस वाले केस में सुन ही रहे होगे ना, जैसे जो लोगों को कोरोना होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आजकल चलता है कि आप प्लाज्मा थेरेपी, कि आप अपना, अगर आप कोविड रिकवर्ड पेशेंट हो तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कराओ, ताकि जो आपके ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं जिनके अंदर पहले से एंटीबॉडीज बन चुकी हैं तो वो एक पेशेंट को मिलेगी तो वो भी रिकवर कर सकता है। ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर बाद में बंद होगी ये सब चीजें, बट एग्जिस्ट तो कर रही थी ये सब चीजें। तो ये क्या है बेटा, ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड फॉर्म होता है, और उसी के अंदर सेल सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। ये प्लाज्मा ही जो है ना वो बेटा हेल्प करता है ब्लड के अंदर फूड को फ्लो कराने में, ट्रांसपोर्ट कराने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने में, या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं बेटा, जैसे हमारे यूरिन होता है ना, ये यूरिन जो है इसके अंदर यूरिया होता है, यूरिया। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इनको भी यही जो है बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी होता है, वो रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है बेटा, ये हेल्प करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने में। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। जैसे और भी बड़े सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सॉल्ट, तो ये भी बेटा ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कराते हैं। मदद कौन करता है इसको करने में, तो वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अब अगर इसको बॉडी के अंदर अदर पार्ट्स में घूमना है तो कुछ तो ऐसी चीज चाहिए ना जो उसको पुश करे, जो उसको पंप करे, जो उसको पुश करे। तो वो कौन करता है बेटा, वो करता है हार्ट, हमारा दिल। आगे देखो क्या लिखा है, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है, कह रहे हैं हमें एक ऐसे पंप की, ऐसे ऑर्गन की जरूरत है जो ब्लड को सर्कुलेट करे और बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उन तक पहुंचाए, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए, ताकि जहां भी डैमेज हो रखा है, जहां पे भी रिपेयर करने की जरूरत है तो उसको ऑक्सीजन मिल सके, या जो भी और चीजें चाहिए। जैसे ब्लड के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना, और भी तो बड़ी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। तो जिस जिस पार्ट को जो भी चीज चाहिए उसको वो चीज मिल सके ब्लड की हेल्प से। और कह रहे हैं उसके लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए, और वो पंपिंग ऑर्गन है क्या बेटा, वो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, हमारा दिल। यस बेटा, देखो इसको समझते हैं कि अब किस तरीके से जो हमारा ये पंप है, जो पंपिंग ऑर्गन है या फिर जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो ध्यान से देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे इस तरीके से चीजें होती हैं, एक तो हो गया हमारा लंग्स, ठीक है, फिर एक हो गया बीच में हमारा हार्ट, और एक हो गया बेटा बॉडी के अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये तीन चीजें मेजर आपको ध्यान रखनी है। एक तो हो गया लंग्स, एक हो गया हार्ट, और एक बॉडी के हो गए अदर पार्ट्स। अब देखो क्या होता है बेटा,
हमारा जो हार्ट होता है ना, उसके 4 चेंबर होते हैं बेटा, 4 चेंबर होते हैं, 4 रास्ते होते हैं। देखो एक ये रहा, कलर मैं चेंज करता हूं, एक एक ये रहा बेटा, ये रहा। इस चेंबर को हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर नीचे वाला जो चेंबर होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले चेंबर को बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर जो दूसरे वाला साइड है, इसमें ऊपर वाले चेंबर को बोलते हैं राइट आर्ट्रियम और नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। पहले तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, यानी कि इन 4 रास्तों से होता हुआ ब्लड जो है ना सर्कुलेट होता है। अब देखो किस तरीके से होता है, ध्यान से समझना किस तरीके से होगा, इसको ध्यान से बेटा समझना। तो देखो क्या होता है, मैं इसको हटा देता हूं और ऊपर ब्लैंक स्पेस पे समझाता हूं। देखो ये हो गया हमारा लंग्स ऊपर, ये हमारा हो गया हार्ट, और ये हो गया बेटा अदर पार्ट्स। अब देखो क्या होता है, आपको पता है बेटा लंग्स क्या करता है, लंग्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालता है। लंग्स क्या करता है बेटा, ब्लड के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन डालता है। हमने देखा था ना अभी पीछे कि एल्वियोली से ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो लंग्स जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट को देता है। लंग्स जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट को देता है। अब वो जिस रास्ते से आता है ना, उस रास्ते को बोलते हैं बेटा पल्मोनरी वेन्स। उस रास्ते को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के पास आता है, यानी कि दिल के पास आता है। अब ये किस रास्ते से आता है, उस रास्ते को बोलते हैं बेटा पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, जिस रास्तों से आता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। अब ये हार्ट के अंदर आया, हार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बोला 4 चेंबर है, तो जो राइट वाला चेंबर है ना बेटा, जो सॉरी लेफ्ट वाला बोल सकते हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ये सबसे पहले ऊपर वाले लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन से आता हुआ ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। फिर ये लेफ्ट आर्ट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहां पे चला गया। फिर यहां से होता हुआ ये बेटा बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाएगा। यहां से होता हुआ ये बॉडी के कहां चला जाएगा बेटा, अदर पार्ट्स में चला जाएगा। और जिस रास्ते से जाएगा ना उसको बोलते हैं अरोटा। उस रास्ते को बोलते हैं बेटा अरोटा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से ध्यान से समझना बेटा। देखो लंग्स क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालता है। वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट में जाएगा। हार्ट में जो लेफ्ट साइड वाले चेंबर्स हैं उसमें ये सबसे पहले लेफ्ट आर्टरी में जाएगा और फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहां तक चला गया। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, इस चेंबर से होता हुआ ये एक रास्ता पकड़ेगा, उस रास्ते का नाम होगा अयोटा, और वो रास्ता बॉडी के अदर पार्ट्स में ब्लड को भिजा देगा। अभी तक हमने जो ब्लड पढ़ा है ना, ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। अभी तक जितना भी हमने रास्ते ये पढ़े हैं ना, और जहां से ब्लड जा रहा है, इन सभी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेन है। ये क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंटेन है इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि इन सभी रास्तों में जहां जहां भी ऑक्सीजन जा रहा था बेटा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेन था, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, अब ये अदर पार्ट्स ना, अदर पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अब एक ऐसी वेन होगी बेटा जो क्या करेगी, यहां से ब्लड को कहां पहुंचाएगी, यहां से ब्लड को पहुंचाएगी हार्ट में। लेकिन अब जो ये वेन पहुंचा रही है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो बेटा ब्लड यहां पे पहुंचा रही है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कौन पहुंचाएगी बेटा, ये पहुंचाएगी वीना कावा। वीना कावा, मैं स्पेलिंग सही से लिखता हूं, वीना कावा। तो ये क्या पहुंचा रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां पहुंचा रही है, हार्ट को पहुंचा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां, किसको पहुंचा रही है, हार्ट को पहुंचा रही है। फिर हार्ट की जो राइट साइड है, तो ये हार्ट के पहले राइट आर्टरी में जाएगा और फिर कहां जाएगा, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो इस तरीके से ये, अब ये जो कौन सा ब्लड है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपके पास यहां पे आ गया, कहां पे आ चुका है, हमारे हार्ट में आ चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से ये कहां चला जाएगा, अब यहां से ये चला जाएगा, यहां से ये चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, और लंग्स को क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स को क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। अब ये जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी।
तो इस तरीके से पूरा का पूरा बेटा ये हमारा जो पंप है ना वो काम करता है।